चौधरी एतजाज़ आसन साहब और सलमान सफदर साहब मेरे साथ हम सुप्रीम कोर्ट में चूँकि 6 रुकनी बेंच के पास वो मिलिट्री जो के तहत मिलिट्री एक्ट के तहत जो सिविलियंस का मुकदमा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने उसको कलअदम करार दिया था कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं किया जा सकता है, और 104 लोग जो हैं वो मिलिट्री की कस्टडी में हैं, जिनको 9 मई की पादाश में उन्हें आर्मी एक्ट के तहत जो है उन्हें ट्रायल का उन्होंने दिया था। और आपको जैसे इल्म है कि कोर कमांडर्स ने एक फ़ैसला किया था, और फिर फॉर्मेशन कमांडर्स पाकिस्तान के उन्होंने उसकी तायीद करते हुए कहा था कि हमारे पास नाकाबिल शवाहिद तरदीद मौजूद हैं और इसलिए इसको जो है हम आर्मी एक्ट के तहत समाअत करेंगे। और बैरिस्टर एतजाज़ आसन साहब की पटिशन, जिसमें मैं उनका वकील था, हमने उसको शुरुआत की। और उसके बाद जो है ख्वाजा साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने भी नालिश की। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी पटिशन कर दी, और वो सारी पटिशन इकट्ठी क्लब हो चुकी थी। और साबका चीफ जस्टिस जो उमर अताब बंदयाल साहब थे, उन्होंने कोशिश की पहले 9 रुकनी बेंच बनाने की, क्योंकि हमने इस्तदा की कि सारी कोर्ट फुल कोर्ट बिठाया जाए। लेकिन उन्होंने कहा चूँकि उस वक्त वो थी छुट्टियाँ थी, इसलिए उन्होंने कहा कि जो मुयस्सर जजेस हैं, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब थे, भी सरदार तारिक मसूद साहब भी थे, मंसूर अली शाह साहब भी थे, और जो वहाँ मौजूद थे सबकी उन्होंने जो है 9 रुकनी बेंच बना दी। लेकिन उसमें से काजी जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अदालत में तो तशरीफ़ ले आए, मगर वो जो है उससे एक किस्म का उन्होंने एहतराज़ किया और ये कह कर चले गए कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट, मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूँगा। और सरदार तारिक मसूद साहब भी, वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, वो भी उनके हमनवा हुए। और फिर उसके बाद जो है 6 रुकनी बेंच बनी। लेकिन बाद में वफाक ने सैयद मंसूर अली शाह से, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की भी एतराज़ कर दिया, अगरचे उन्होंने कहा था कि मेरी वो जो जवाद ख्वाजा साहब जो चीफ़ जस्टिस साहब का है, जो एक पटिशनर हैं, उनके साथ मेरी रिश्तेदारी है, किसी को अगर आज एतराज़ है तो फिर मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। उस वक्त सब ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद वफाक की जानिब से कहा गया जी आप पर एतराज़ है, आप ना बैठे। तो हमने सब ने अजब किस्म की जो है हमने बरहमी का इजहार भी किया, लामहला एहतजाज भी किया कि जी यही बात करना थी। तो जब जज साहब ने खुद कहा, उसी वक्त कहना था, ये 2 दिन ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। तो बाहर क्या उस वक्त जो है सरकार, जो माशाल्लाह PDM की सरकार थी, उन्होंने उसको तवालत करना उनका मकसूद था। तो उसके बाद वो जो है 5 रुकनी बेंच बनी, जिसकी सरबराही ख़ुद चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे, एजाजुल आसन साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो उसमें से रिक्यूज़ कर गए, और बाकी 3 जजेस। तो फिर उन्होंने जज साहब तो चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो गए, हमारी तमाम तर कोशिश के बावजूद कि ये जो 102 उस वक्त थे, अब 104 हैं जो इस वक्त उनकी तहवील में। हमने कहा उनकी अजियत और कर्ब को देखिएगा, उनके खानवादा जो है वो तकलीफ़ में है, अजियत में है, उनका कोई पता नहीं है, पुरसान हाल नहीं है, वो कहाँ किस हाल में रखे गए हैं, उनको वकील से मुलाकात की नहीं होती है। ये मिलिट्री कोर्ट तो कोर्ट ही नहीं है, उनका जो ट्रायल है ये इंसानी हकूक़ से भी जो है मावरा और मुतसादिम है। लेकिन बाहर कैफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस फ़ैसला न कर सके, जो भी वजूह है। और उसके बाद जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तशरीफ़ ले आया चीफ जस्टिस, और फिर उन्होंने जस्टिस सीनियर जज एजाजुल आसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच में ही वो फ़ैसला जो है वो अपना कार्रवाई दी, जिन्होंने एक दिन पूरी समाअत करके और फ़ैसला किया, जिसमें उन्होंने उसको कहा कि ये ट्रायल नहीं हो सकता। तो उसके ख़िलाफ़ 3 सूबों ने और वफाक ने और डिफेंस मिनिस्ट्री ने अलहदा अपीलें कर रखी थी। इनको इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं।
تو اس کے مختلف نمبر لگے ہوئے تھے، تو سبھی نے تقریباً کہا کہ جی ہمارا پرائیویٹ وکیل جو ہے خواجہ حارث صاحب وہ بحث کریں گے۔ اب ہماری جانب سے یہ ہوا کہ جناب پرائیویٹ وکیل یہ رکھ کیسے سکتی ہے سرکار، بہت سارے فیصلہ جات ہیں، خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ نہ صرف سرکاری خزانے کا ضیاع ہے، موٹی موٹی فیسیں لینا پرائیویٹ وکلاء کو سرکاری جو محکمے کے ہیں، جبکہ اٹارنی جنرل موجود ہے، ایک ظفر موج، ایک ان کے پاس لشکر ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرلز کا، ڈپٹی اٹارنی جنرلز کا، اسسٹنٹ اٹارنی جنرلز کا، اسٹینڈنگ کاؤنسلز کا، پھر ایڈوکیٹ جنرل چاروں صوبوں کے ہیں، اس کے نیچے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے ہیں، اور بڑی اچھی ان کو تنخواہیں سرکار میسر کرتی ہے، خزانے سے جاتا ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہے چوٹی کے وکیل رکھے جاتے ہیں۔ میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں، مجھے ان چیزوں کا ادراک ہے، لیکن بہرکیف ہماری اس بات کی پذیرائی نہ کی گئی۔ پھر جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے اعتراض کر رکھا تھا سپریم کورٹ میں تحریراً کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اس بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، اس سے میں بینچ نہ بیٹھیں، وہ سربراہ تھے اس بینچ کے، تو ان کے یہ لکھا گیا کہ یہ اس ٹرائل کا حصہ تھے، جو سماعت جس میں اپیل اب آئی ہے اس کا یہ حصہ تھے، اگرچہ یہ اس وقت چلے گئے جب 9 رکنی بینچ بنا تھا، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے، انہوں نے ایک نوٹ لکھا کہ جی یہ جو ملٹری کورٹس کی تشکیل اور آرمی ایکٹ کی دفعات کو جو چیلنج کیا گیا ہے، یہ پٹیشنز مینٹینیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 184(3) میں یہ کوئی فنڈامنٹل پبلک امپورٹنس کی ایسی بات نہیں ہے، اگر انڈیویجول گریونس ہے تو یہ اپنی نالش کریں، تو ان کا ایک فیصلہ اس پر اختلافی نوٹ کی شکل میں موجود تھا جب وہ اس سے علیحدہ ہوئے۔ اور اب دیکھیں کہ جو اپیلیں ہوئیں اس میں پہلا اعتراض ہی ساری صوبوں کا اور وفاق کا یہ تھا کہ جی یہ مینٹینیبل ہی نہیں تھی سرے سے پٹیشن، تو جب ایک جج صاحب خود ایک فیصلہ دے چکے ہوں تو پھر اس کے خلاف خود اپیل میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو جب یہ بات کی گئی اور ہم ساروں نے اس پر اعتراض تو ہوا تھا جواد ایس خواجہ صاحب کی طرف سے، مگر میں نے اعتزاز احسن کے وکیل کی حیثیت سے سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری صاحب نے اعتراض کیا، اور دیگر سلمان صفدر صاحب نے اعتراض کیا، ہم سب نے جو وکلاء تھے